तो सोचिए, अगर कोई किताब किसी ऐसी जगह पर हो जहां से उसे ले जाना बिल्कुल मना हो, तो उसे कैसे हासिल किया जाए। आज हम एक ऐसी ही बड़ी ही कमाल की योजना को समझने वाले हैं जहां ज्ञान पाने के लिए नियमों को थोड़ा सा तोड़ना पड़ता है। तो कहानी शुरू होती है हॉगवर्ट्स की दीवारों के अंदर एक राज से, एक ऐसी जानकारी जो लाइब्रेरी के रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में छिपी हुई है, और जाहिर है उसे पाने का रास्ता नियमों और खतरों से भरा हुआ है। तो यहां असली सवाल यही है कि भाई, जब कोई किताब रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में हो तो तीन नौजवान दोस्त उसे आखिर हासिल कैसे करें। ये एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाने के लिए उन्हें अपनी पूरी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। अब इस मिशन की जो पहली रुकावट है वो बड़ी ही अजीब जगह पर है, एक ऐसी क्लास में जहां पढ़ाई लिखाई से ज्यादा दिखावा होता है, और इस पूरे दिखावे के सेंटर में है उनके प्रोफेसर गिल्डरॉय लॉकहार्ट, जो खुद की ही दुनिया में रहते हैं। और देखिए, मजे की बात यह है कि इनकी मंजिल का रास्ता एक ऐसे इंसान से होकर गुजरता है जिसे अपने अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी ही नहीं है। प्रोफेसर लॉकहार्ट के लिए तो स्टूडेंट्स, यहां तक कि हैरी भी सिर्फ उनकी झूठी सच्ची बहादुरी की कहानियों को फिर से सुनाने के लिए प्रॉप्स की तरह हैं। लॉकहार्ट के शब्द ही उनके बारे में सब कुछ बता देते हैं। मतलब क्लास में अपने ही कारनामों का ड्रामा करते हुए वो हैरी से कहते हैं, जोर से चिल्लाओ हैरी। इससे उनके नाटकीय और खुद को बहुत बड़ा समझने वाले स्वभाव का साफ साफ पता चलता है। और उनका ये घमंड यही नहीं रुकता, वो ये तक दावा करते हैं कि उन्होंने एक प्रोफेशनल स्पोर्ट्स करियर इसलिए ठुकरा दिया ताकि वो दुनिया को डार्क फोर्सेस से बचा सकें। मतलब ये उनके अहंकार की एक और परत को दिखाता है। तो सवाल ये है कि स्टूडेंट्स इस घमंडी रुकावट से कैसे पार पाते हैं। यहीं पर उनकी चालाकी काम आती है। उन्होंने एक ऐसी योजना बनाई जो प्रोफेसर की सबसे बड़ी खासियत या कहूं कमजोरी, उनके घमंड का ही इस्तेमाल करती है। हरमाइनी का प्लान एकदम सिंपल लेकिन जीनियस था। वो लॉकहार्ट की कमजोरी जानती थी, तारीफ। उसकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप थी। सही वक्त का इंतजार करो, थोड़ी चापलूसी करो और फिर बड़ी ही होशियारी से अपनी बात सामने रख दो। और कमाल देखिए, ये प्लान बिल्कुल काम कर गया। लॉकहार्ट अपनी ही किताब की तारीफों में इतने खो गए कि उन्होंने उस परमिशन स्लिप पर लिखी किताब का टाइटल तक पढ़ने की जहमत नहीं उठाई जिस पर वो साइन कर रहे थे। उनके अपने घमंड ने ही उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया था। और जरा इस पल को देखिए, एक बड़े से मोरपंख वाले पेन से वो उस परमिशन स्लिप पर साइन कर देते हैं, इस बात से बिल्कुल अनजान कि स्टूडेंट्स के असली इरादे क्या हैं। ये उनकी पहली जीत थी। लेकिन परमिशन मिलना तो सिर्फ आधी लड़ाई थी। अब उन्हें अगली रुकावट पार करनी थी, उस साइन किए हुए नोट को लाइब्रेरी की चौकस लाइब्रेरियन मैडम पिंस से पास करवाना। तो मिलिए मैडम पिंस से। कहा जाता है कि वो एक पतली चिड़चिड़ी महिला थी जो एक कुपोषित गिद्ध की तरह दिखती थी। सीधी सी बात है, वो स्टूडेंट्स और उनके लक्ष्य के बीच एक बहुत मजबूत दीवार थी। और यहीं पर दोस्तों के बीच का फर्क साफ दिखता है। हरमाइनी उस ऑटोग्राफ को किसी कीमती चीज की तरह सहेज कर रखना चाहती है, जबकि रॉन के लिए यह बस एक मजाक है। इससे पता चलता है कि वो लॉकहार्ट के खोखलेपन को कितनी अच्छी तरह से समझते हैं। और अब आता है सबसे टेंशन वाला पल। मैडम पिंस उस परमिशन स्लिप को इतनी बारीकी से घुरती हैं मानो वो कोई नकली दस्तावेज पकड़ने की कोशिश कर रही हो। एक पल के लिए तो ऐसा लगता है कि उनका पूरा प्लान आखिरी मिनट में फेल हो जाएगा। लेकिन आखिरकार उनकी योजना काम कर ही जाती है। उन्हें किताब मिल जाती है और अब वे उसे पढ़ने के लिए एक महफूज जगह की तलाश में निकल पड़ते हैं। और आखिरकार कामयाबी उनके हाथ लग ही जाती है। मैडम पिंस उन्हें वो बड़ी सी फफूंदी लगी किताब थमा देती हैं। मोस्ट पोटेंट पोशंस। मिशन का सबसे अहम हिस्सा पूरा हो चुका था। अब किताब हाथ में आते ही आखिरी दौर शुरू होता है। उन्हें बिना किसी पर शक हुए वहां से निकलना था। एक ऐसी जगह ढूंढनी थी जहां कोई उन्हें डिस्टर्ब ना करे, और फिर आखिरकार उस किताब के राज खोलने थे जिसके लिए उन्होंने इतनी मेहनत की थी। जैसे ही वो किताब के पन्ने पलटते हैं, उन्हें फौरन एहसास हो जाता है कि ये कोई मामूली किताब क्यों नहीं थी। इसके अंदर लिखी बातें खतरनाक और बहुत शक्तिशाली थी, और ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि इसे रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन में ताले में क्यों रखा गया था। ये छोटी सी जीत एक बहुत बड़ी और खतरनाक कहानी का बस एक हिस्सा थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर उस किताब में ऐसा क्या था। वे किस खतरनाक पोषण की रेसिपी ढूंढ रहे थे जिसके लिए इतना बड़ा जोखिम उठाना भी उन्हें सही लगा। बहुत ही शक्तिशाली और रहस्यमयी पोषण जो एक गुप्त योजना की नींव रखता है। अब ये कोई मामूली पोषण नहीं है, ये किसी का भी रूप बदलने की ताकत रखता है, जो इसे बेहद खतरनाक भी बनाता है और उतना ही उपयोगी भी। पर सवाल यह है कि ये रहस्यमयी पोषण आता कहाँ से है। तो इसकी खोज होती है एक ऐसी जगह पर जहाँ जाना सख्त मना है। एक ऐसी किताब के पन्नों में जो खतरनाक राजों और सच कहूँ तो काफी भयानक तस्वीरों से भरी हुई है। हाँ, ये लाइब्रेरी का वही रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन है जहाँ सिर्फ कुछ ही लोगों को जाने की इजाजत है। यहाँ रखी किताबें इतनी शक्तिशाली और खतरनाक हैं कि उन्हें सबसे छुपाकर रखा जाता है।
और इस पोषण का यहाँ मिलना ही इस बात का संकेत है कि आगे का रास्ता नियमों को तोड़कर ही निकलने वाला है। मतलब ये सुनते ही साफ हो जाता है कि ये कोई बच्चों का खेल तो बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी चुनौती है जो उनके हुनर और हिम्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान लेने वाली है। प्लान कितना मुश्किल है ये बात शुरू में ही साफ हो जाती है, जो इसके कामयाब होने पर भी एक सवाल खड़ा करती है। लेकिन इस प्लान की असली कीमत क्या है? ये सिर्फ एक मुश्किल काम नहीं है, नहीं, इसमें कई गंभीर नैतिक और असल जिंदगी की बाधाएं भी हैं जिन्हें उन्हें पार करना ही होगा। रेसिपी के जो स्टेप्स हैं वो खुद ही बताते हैं कि जोखिम कैसे बढ़ता जा रहा है। देखिए, पहले स्टेप में तो फिर भी ठीक है, कुछ चीजें स्टोर से लेनी है, लेकिन फिर बात आती है चोरी की। ये सिर्फ नियम तोड़ना नहीं है, ये एक नैतिक सीमा को पार करने जैसा है। उन्हें न सिर्फ अपने स्कूल के नियम तोड़ने होंगे, बल्कि किसी के निजी सामान पर भी हाथ साफ करना होगा, और ये उन्हें एक बहुत ही खतरनाक रास्ते पर ले जाता है। और ये प्लान तुरंत ही एक अंदरूनी झगड़े को जन्म देता है। ये हमें किरदारों की व्यक्तिगत नफरत और उनकी नैतिक सीमाओं को दिखाता है जिन्हें वे पार करने में हिचकिचा रहे हैं। मतलब ये सिर्फ एक टेक्निकल चैलेंज नहीं है, बल्कि एक पर्सनल और सच कहूं तो काफी घिनौना चैलेंज भी है। और यहाँ उनके कामों का असली मकसद साफ हो जाता है। ये सिर्फ स्कूल के नियम तोड़ने के बारे में नहीं है, ये एक बड़ी बुराई से लड़ने के लिए उठाया गया एक जरूरी कदम है। जब दांव इतनी ऊंचे हो तो नियम तोड़ना एक छोटी सी कीमत लगती है ना? और सबसे बड़ी बात, ये 1 महीने तक चलने वाली लंबी और तनाव भरी प्रक्रिया है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है जो फौरन काम कर जाएगी। उन्हें हर दिन इस डर के साथ जीना होगा कि वे पकड़े जा सकते हैं, जबकि खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ये उनके सब्र और हिम्मत की एक बहुत बड़ी परीक्षा है। अब कहानी एक बिल्कुल नाटकीय मोड़ लेती है। गुप्त योजना की धीमी रफ्तार से निकलकर अब हम सीधे पहुंचते हैं एक खुले मैदान में, एक जंग के मैदान में, जहां तैयारी का वक्त खत्म हो चुका है और अब आमने सामने की टक्कर का समय है। तो ये सिर्फ एक खेल नहीं है, ये 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ है कड़ी मेहनत और टैलेंट, तो दूसरी तरफ है पैसे और ताकत से खरीदी गई बढ़त। ये एक क्लासिक अंडरडॉग कहानी है, जहां हुनर का मुकाबला साधनों से होता है। यहाँ इमोशनल दांव इतने ऊंचे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। टीम के कप्तान ने तो खेल का पूरा भार अपने स्टार खिलाड़ी के कंधों पर ही डाल दिया है। ये सिर्फ एक खेल नहीं रह गया है, ये इज्जत की लड़ाई है और दबाव बहुत बहुत ज्यादा है। हारना तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। और अब ये संघर्ष एक टीम की लड़ाई नहीं रह गया है, नहीं, ये एक व्यक्तिगत हमला बन गया है जहां खेल के नियम लागू नहीं होते। अब ये सिर्फ जिंदा रहने की लड़ाई है। खतरा बिल्कुल अचानक और अप्रत्याशित रूप से आता है, जो खेल की आम भागदौड़ से एकदम अलग है। ये खेल का कोई सामान्य हिस्सा नहीं है, ये कुछ और है, कुछ बहुत ज्यादा खतरनाक और जानबूझकर किया गया है। और अगर किसी को कोई शक था तो वो अब दूर हो जाता है। ये कोई हादसा नहीं है, वो ब्लिज़र्ड जानबूझकर काम कर रहा है, अपने टारगेट का पीछा करने के लिए फिजिक्स के नियमों को भी तोड़ रहा है। ये एक बात साफ कर देता है, किसी ने इसे हैरी को निशाना बनाने के लिए भेजा है। ये हमला रुकने का नाम ही नहीं लेता, ये लगातार जारी रहता है और ये इस बात की पुष्टि करता है कि एक अनजान ताकत है जो पूरी कोशिश कर रही है कि हैरी को नुकसान पहुंचे। ये सिर्फ एक हमला नहीं, ये एक लगातार किया जा रहा प्रयास है जो तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि वो कामयाब ना हो जाए। तो जब हम इन दोनों समानांतर संघर्षों को एक साथ देखते हैं तो हम क्या सीखते हैं? एक छुपा हुआ है और दूसरा सबके सामने, लेकिन दोनों ही समान रूप से खतरनाक हैं और एक ही नायक को निशाना बना रहे हैं। ये टेबल दोनों संघर्षों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ है पोषण प्लान जो स्ट्रेटेजिक है, छुपा हुआ है और जिसमें नैतिक समझौते करने पड़ते हैं, और दूसरी तरफ है क्विडिच मैच जहां खतरा फिजिकल है, सबके सामने है और तुरंत जानलेवा है। एक तरह से एक दिमाग का खेल है तो दूसरा जान की बाजी। तो सीटी बजती है और खेल शुरू। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है, पर हवा में कुछ तो गड़बड़ है। एक ब्लिज़र्ड जिसे आमतौर पर किसी भी खिलाड़ी को निशाना बनाना चाहिए, वो आज कुछ अलग ही कर रहा है। ये देखिए, एक नॉर्मल ब्लिज़र और इस ब्लिज़र में क्या फर्क है। एक आम ब्लिज़र किसी पर भी हमला कर सकता है, लेकिन इसका तो जैसे एक ही मकसद है, सिर्फ और सिर्फ हैरी पॉटर। मतलब जब फ्रेड और जॉर्ज उसे दूर भगाने की कोशिश करते हैं तो वो एक चुंबक की तरह वापस हैरी की तरफ खींचा चला आता है। साफ है, ये कोई मामूली ब्लिज़र नहीं है, ये जादू के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है। अब मैदान पर धीरे धीरे एक डर फैलने लगता है और फ्रेड वीजली की चीख इस डर को सच्चाई में बदल देती है। वो चिल्लाता है, किसी ने इस ब्लिज़र के साथ छेड़छाड़ की है। मतलब साफ था, ये कोई हादसा नहीं, ये एक सोची समझी साजिश है। किसी ने उस ब्लिज़र को एक हथियार में बदल दिया है। और इस पूरी अफरा तफरी का असर वो सीधा स्कोरबोर्ड पर नजर आ रहा है। स्लिदरिन 60-0 से आगे है, और हो भी क्यों ना, ग्रिफिंडोर की टीम अब खेल नहीं रही, वो तो सिर्फ अपने दोस्त की जान बचाने में लगी है।
ये सब देखकर कैप्टन ओलिवर वुड एक टाइम आउट बुलाता है। अब लड़ाई मैदान पर नहीं बल्कि टीम के अंदर छिड़ गई है। एक तरफ एक खिलाड़ी की जान है और दूसरी तरफ मैच जीतने का जुनून। आखिर टीम को क्या चुनना चाहिए? जॉर्ज वीसली की आवाज में हताशा साफ झलकती है। वो कहता है, ओलिवर, हम उससे 20 फीट ऊपर थे, दूसरे ब्लोजर को हैरी की जान लेने से रोक रहे थे। वो एक ऐसी मुश्किल में फंस गए हैं जहां कोई भी जवाब सही नहीं है। अपने दोस्त को बचाएं या फिर मैच पर ध्यान दें। इसी बहस में एलिशिया एक समझदारी भरी बात कहती है कि हैरी को अकेले नहीं छोड़ सकते, चलो मैच रोककर जांच की मांग करते हैं। लेकिन इसका मतलब होगा स्लिथरिन के सामने हार मान लेना। अब टीम 2 हिस्सों में बंट चुकी है, एक तरफ सुरक्षा तो दूसरी तरफ टीम का गर्व। लेकिन हैरी वो हार मानने को तैयार नहीं है। वो एक ऐसा प्रस्ताव रखता है जो बहादुरी और बेवकूफी के बीच की पतली सी लकीर पर है। वो कहता है, तुम लोग खेलो और मुझे अकेला छोड़ दो। मैं एक पागल ब्लोजर की वजह से स्लिथरिन से नहीं हारूंगा। हैरी के लिए जीत अपनी जान से भी ज्यादा कीमती है। जॉर्ज के शब्द हवा में जैसे तैर रहे हैं। स्निच पकड़ो या कोशिश करते हुए मर जाओ। उसे ये कहना ही बेवकूफी थी। इन शब्दों से पता चलता है कि हैरी पर कितना ज्यादा दबाव है और अब टीम में चिंता के साथ साथ एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। कप्तान एक बहुत मुश्किल फैसले का सामना कर रहा है। वो हैरी का जुनून देखता है और उसकी बात मान लेता है। अब हैरी अकेला है, एक ऐसे शिकारी के साथ जो उसे किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता है। और अब हैरी जो कर रहा है वो किसी जादू से कम नहीं है। वो हवा में एक जानलेवा डांस कर रहा है। लूप्स, डाइव्स, जिगजैग मूव्स। वो ब्लिजर को अपनी रफ्तार और अपनी चालाकी से थका रहा है। ये सिर्फ उड़ना नहीं है, ये तो जैसे हवा में कलाबाजी है। और ठीक उसी वक्त ड्रैको मैल्फॉय अपनी नफरत भरी टिप्पणी करता है, बैले की ट्रेनिंग कर रहे हो पॉटर? उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि उसका ये मजाक इस खेल का नतीजा तय करने वाला है। मैल्फॉय की इस एक गलती ने हैरी को एक मौका दे दिया है। अब मैच अपने आखिरी सबसे अहम मोड़ पर है, जहां हर पल की कीमत है और हर चाल जानलेवा हो सकती है। नफरत से मैल्फॉय को घूरते हुए हैरी को वो चीज नजर आती है जिसकी उसे तलाश थी, गोल्डन स्निच। और वो मैल्फॉय के बाएं कान से बस कुछ ही इंच ऊपर मंडरा रही थी। मैल्फॉय जो मजाक उड़ाने में इतना मगन था कि उसे कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन जैसे ही हैरी स्निच को देखता है, वो एक पल के लिए रुक जाता है और वही एक पल ब्लजर को मौका दे देता है। एक जोरदार आवाज गूंजती है, वैम! ब्लिजर ने आखिरकार अपना निशाना साध ही लिया। वो सीधा हैरी की कोहनी से टकराता है और हाथ टूट जाता है। हैरी अपनी झाड़ू पर से एक तरफ फिसल जाता है। उसका दाहिना हाथ अब बस बेकार लटक रहा है। लेकिन इस असहनीय दर्द के बीच भी उसके शून्य दिमाग में सिर्फ एक ही बात है, मैल्फॉय तक पहुंचना है किसी भी हाल में। और वो ये पर दिखाता है। जमीन पर गिरने से ठीक पहले उसकी उंगलियां उस ठंडी स्निच पर बंद हो जाती हैं। ग्रिफिंडोर जीत गया है, लेकिन एक बहुत बड़ी कीमत चुकाकर। हैरी की ये जीत त्याग की एक जबरदस्त मिसाल है, लेकिन ये एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है कि किसी को अपनी टीम के लिए आखिर कितना जोखिम उठाना चाहिए। क्या कोई भी जीत इतनी कीमती हो सकती है कि उसके लिए जान की बाजी लगा दी जाए? ये सोचने वाली बात है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि मदद करने कोई आता है और वो मदद नुकसान से भी ज्यादा भारी पड़ जाती है, खासकर तब जब मदद करने वाला कॉन्फिडेंस से तो भरा हो लेकिन काबिलियत से एकदम खाली। आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं, एक जादुई मेडिकल लापरवाही की जिसके नतीजे इतने अजीब और दर्दनाक थे कि यकीन करना मुश्किल है। तो कहानी की शुरुआत होती है जीत के एक धुंधले से एहसास के साथ। एक आवाज आती है, आहा, हम जीत गए। सुनने में तो लगता है कि सब ठीक है, जीत का जश्न मन रहा है, लेकिन असल में यही वो पल था जो एक बहुत बड़ी गड़बड़ की, एक बहुत बड़ी मुसीबत की शुरुआत करने वाला था। तो हुआ ये था कि एक बहुत बड़ी जीत तो मिली बिल्कुल, लेकिन इस जीत की कीमत भी बहुत बड़ी थी। जो जीता था यानी हैरी, उसकी बांह इतनी बुरी तरह टूट गई थी कि वो एक अजीब से एंगल पर लटक रही थी और दर्द इतना ज्यादा था कि वो बेचारा बेहोश ही हो गया। फिर जब हैरी को मैदान पर होश आया तो उसने देखा कि एक चेहरा उसके ऊपर झुका हुआ है और उस चेहरे पर सिर्फ चमकते हुए दांतों वाली एक बड़ी सी मुस्कान दिखाई दे रही थी। बस वो मुस्कान देखते ही हैरी समझ गया कि ये वो आखिरी इंसान है जिससे वो इस हालत में मिलना चाहेगा। और हैरी के मुंह से बस एक ही बात निकली, वो भी दर्द से कराहते हुए, ओ नहीं, तुम नहीं। जी हां, मदद के लिए सामने खड़े थे प्रोफेसर लॉकहार्ट, वही लॉकहार्ट जिनकी शोहरत तो आसमान छूती थी पर काबिलियत जमीन पर भी नहीं थी। और हैरी के डर की असली वजह भी यही थी। तो बस यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो कॉमन सेंस पर भारी पड़ जाता है। लॉकहार्ट ने किसी की चिंता की परवाह नहीं की, सबको नजरअंदाज किया और जिद पर अड़ गए कि वो खुद एक साधारण सा जादू करके हैरी की बांह ठीक कर देंगे। अरे भाई, भीड़ के सामने हीरो बनने का इससे अच्छा मौका कहां मिलता।
तो लॉकहार्ट की आवाज में एक झूठा सा लेकिन बहुत मजबूत सा आत्मविश्वास गूंजता है जब वो कहते हैं, चिंता मत करो हैरी, मैं अभी तुम्हारी बांह ठीक करने वाला हूं। लेकिन जो मरीज है यानी हैरी, वो तो इलाज से बचने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। वो कहता है, नहीं, मैं इसे ऐसे ही रख लूंगा, धन्यवाद, मैं सीधे अस्पताल क्यों नहीं जा सकता। मतलब सोचिए, वो टूटी हुई बांह के साथ रहने को तैयार है पर लॉकहार्ट से इलाज नहीं करवाना चाहता। ये एक साफ इशारा था कि पेशेंट राजी नहीं है, लेकिन उसकी बात कौन सुन रहा था। अब देखिए, यहां पर रुक जाने के कितने सारे कारण थे। एक, दर्द बहुत ज्यादा था। दूसरा, असली मेडिकल हेल्प मतलब हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर था। और सबसे जरूरी बात, मरीज खुद चीख चीख कर कह रहा था कि नहीं मत करो, लेकिन प्रोफेसर साहब तो अपनी इमेज चमकाने में लगे थे। उन्होंने इन सारी चेतावनियों को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। और फिर वो पल आ ही गया। लॉकहार्ट ने किसी की नहीं सुनी, अपनी जादू की छड़ी घुमाई और सीधा हैरी की टूटी हुई बांह पर जादू चला दिया। जादू होते ही एक बहुत अजीब सी, एक बहुत ही अनकंफर्टेबल सी फीलिंग हैरी के पूरे हाथ में फैल गई, कंधे से लेकर उंगलियों तक। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसकी बांह से हवा निकाल रहा हो, जैसे कोई गुब्बारा पिचक रहा हो। जैसे ही ये हुआ, वहां जो भीड़ थी सब हैरान रह गए, सबकी सांसें अटक गईं और एक कैमरा तो पागलों की तरह तस्वीरें खींचने लगा। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि हैरी की बांह में जो भयानक दर्द हो रहा था वो अब बिल्कुल नहीं था। दर्द गायब हो चुका था। तो फिर सवाल ये उठता है कि उस जादू ने आखिर किया क्या। दर्द तो चला गया, पर क्या बांह ठीक हो गई थी? क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी? चलिए अब देखते हैं उस जादू के भयानक और सच कहें तो मजाकिया नतीजे को। जो हुआ वो वाकई किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो सुनिए, लॉकहार्ट ने टूटी हुई हड्डियों को जोड़ा नहीं था, उन्होंने हड्डियों को गायब ही कर दिया था। जी हां, बिल्कुल सही सुना, हाथ में से हड्डियां ही हटा दी थी। और जब हैरी ने अपनी बाह की तरफ देखा तो उसे अपनी बाह जैसी लगी नहीं रही थी। वो तो बस एक मोटे मांस के रंग के रबर के ग्लव जैसी लग रही थी, बिना हड्डी के, एकदम बेजान, बस लटक रही थी। और जब असली मेडिकल एक्सपर्ट मैडम पॉम्फ्रे ने यह हाल देखा तो वो गुस्से से लाल हो गईं। उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ झलक रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें सीधे मेरे पास आना चाहिए था। अरे मैं तो 1 सेकंड में हड्डियां जोड़ देती हूं, लेकिन उन्हें वापस उगाना वो एक अलग ही कहानी है। जरा सोचिए कि लॉकहार्ट की एक बेवकूफी ने एक छोटी सी प्रॉब्लम को कितना बड़ा बना दिया। जो काम बस 1 सेकंड में हो सकता था, हड्डियों को जोड़ने का, अब उसमें पूरी रात लगने वाली थी। एक सिंपल सा ट्रीटमेंट अब एक बेहद दर्दनाक और भयानक तजुर्बे में बदल गया था। तो अब इस नुकसान की भरपाई करने का मुश्किल और दर्द भरा काम शुरू हुआ। काम था 33 हड्डियों को फिर से उगाना। अब क्योंकि गड़बड़ जादुई थी तो इसका इलाज भी जादुई ही था, लेकिन बहुत ही नापसंद किया जाने वाला। इसका नाम था स्केली ग्रो। ये एक ऐसा पोषण था जो गायब हुई हड्डियों को वापस उगा सकता था। और ये पोषण पीना कोई आसान काम नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही हैरी ने उसे पिया, उसके मुंह और गले में जलन होने लगी और उसे जोर जोर से खांसी आने लगी। मतलब टूटी हड्डी का दर्द तो चला गया था, पर अब इलाज का दर्द शुरू हो चुका था। और कितनी हड्डियां, जरा ये नंबर देखिए, 33। पूरी 33 हड्डियां लॉकहार्ट की वजह से दोबारा उगानी पड़ी। मैडम पॉम्फ्रे ने जब ये गिना तो पता चला कि मामला कितना संगीन था। सोचिए, एक छोटी सी गलती कितनी बड़ी मुसीबत बन गई। वो पूरी रात हैरी के लिए एक बुरे सपने जैसी थी। शाम को उसके दोस्त मिठाई लेकर आए, पर उन्हें भगा दिया गया। रात भर हैरी अकेला था और उसकी बाह में ऐसा चुभने वाला दर्द हो रहा था जिससे ध्यान हटाना नामुमकिन था। और फिर जब हड्डियां असल में उगना शुरू हुई तो दर्द और भी ज्यादा बढ़ गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे बाह के अंदर कोई बड़ी बड़ी फांसें चुभा रहा हो। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आखिर ज्यादा खतरनाक क्या है, एक गंभीर चोट या फिर एक ऐसा इंसान जो मदद करने तो आया है पर वो है एक आत्मविश्वासी मूर्ख? सोचने वाली बात है ना? जरा सोचिए, आधी रात को नींद खुले और ये एहसासों की कोई अनजान, कोई अजनबी अंधेरे में किसी का माथा छू रहा है। ये तो डर की सिर्फ एक शुरुआत थी। तो सवाल ये उठता है कि ये रहस्यमयी मेहमान आखिर है कौन? ये कोई और नहीं बल्कि डॉबी नाम का एक हाउस एल्फ है। और वो वहां सिर्फ मिलने नहीं आया, उसका मकसद है एक बेहद जरूरी और कह सकते हैं एक खतरनाक चेतावनी देना। जैसे ही हैरी की आंखें खुलती हैं, वो डॉबी को अपने बिस्तर के पास खड़ा पाता है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, डॉबी एक कांपती हुई आवाज में उससे कहता है, स्कूल वापस मत जाना। उसकी आंखों में आंसू और आवाज में एक गहरा, बहुत गहरा डर साफ दिखाई देता है। और यहीं पर पहली बार ये हिंट मिलता है कि हैरी के साथ जो भी अजीबोगरीब चीजें हो रही थीं, उनके पीछे शायद डॉबी का ही हाथ था। वो दुखी है बेचारा, क्योंकि उसकी जो भी योजना थी वो काम नहीं आई।
अब बात एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां से रहस्य और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि अब डॉबी वो सच बताने वाला है कि आखिर उसने किया क्या था, और सबसे जरूरी सवाल, क्यों। तो डॉबी कबूल करता है कि उसने हैरी को बचाने के लिए दो, कह सकते हैं, बहुत ही खतरनाक काम किए। पहला, उसने प्लेटफॉर्म का रास्ता ही बंद कर दिया ताकि हैरी स्कूल जा ही ना सके, और दूसरा, जब हैरी किसी तरह स्कूल पहुंच ही गया तो उसने एक जादुई गेंद, जिसे ब्लजर कहते हैं, उसे हैरी पर हमला करने के लिए भेज दिया। अब जाहिर है हैरी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। डॉबी की इस तथाकथित मदद की वजह से वो और उसका दोस्त स्कूल से निकाले जाने वाले थे। मतलब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। यहाँ पर बात बड़ी अजीब है। डॉबी का इरादा देखिए नेक था, वो हैरी की जान बचाना चाहता था, लेकिन उसका तरीका था हैरी को इतनी चोट पहुंचाना कि उसे घर भेज दिया जाए। मतलब ये किस तरह की सुरक्षा थी, है ना। तो सवाल ये उठता है कि आखिर डॉबी ऐसा कर क्यों रहा है, और वो इतना अजीब, इतना डरा हुआ क्यों है। इस सबका जवाब हाउस एल्फ की गुलामी के नियमों में छिपा हुआ है। ये एक बहुत ही सीधा लेकिन बेहद मजबूत नियम है। एक हाउस एल्फ को आज़ादी तभी मिल सकती है जब उसके मालिक उसे कपड़े दें। जब तक ऐसा नहीं होता, वो हमेशा के लिए उस परिवार का गुलाम ही रहेगा। डॉबी की बेबसी और लाचारी उसके हर शब्द में साफ झलकती है। वो खुद एक गंदे से तकिए का खोल पहने हुए है, सोचिए, क्योंकि उसके मालिक उसे एक जुराब तक देने को तैयार नहीं है। क्यों? सिर्फ इस डर से कि कहीं वो आज़ाद ना हो जाए। और अब ये पूरी बातचीत अपने सबसे अहम मोड़ पर आ जाती है। अब डॉबी अपनी चेतावनियों का असली कारण बताने वाला है, एक ऐसा राज जिसे बताने की उसे सख्त मनाही है। और फिर वो राज सामने आता है। बस एक लाइन, रहस्यमयी तहखाना एक बार फिर खुल गया है। सिर्फ एक वाक्य, लेकिन ये एक वाक्य सब कुछ बदल देता है। इसका मतलब साफ था, इतिहास खुद को दोहरा रहा था और स्कूल में एक बहुत पुराना खतरा लौट आया था। और जैसे ये राज उसकी जुबान से निकलता है, डॉबी डर से कांपने लगता है। वो खुद को सजा देने के लिए पास रखे पानी के जग से अपना सिर पीटने लगता है। इस एक हरकत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये राज कितना ज्यादा खतरनाक था और इसे बताने की सजा कितनी भयानक होगी। अब हैरी के मन में वही सवाल घूम रहे थे जो किसी के भी मन में घूमेंगे। तो क्या सच में कोई रहस्यमयी तहखाना है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये पहले भी खुल चुका है? अगर हाँ, तो तब क्या हुआ था? ये डॉबी की आखिरी बिल्कुल हताश कोशिश थी। उसकी ये गुहार आने वाले खतरे को और भी ज्यादा संगीन बना देती है। वो और कुछ नहीं बता सकता, बस इतना ही कह सकता है कि हैरी को वहां से चले जाना चाहिए, बस चले जाना चाहिए। और ठीक उसी वक्त जब कहानी अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर थी, ये पूरी बातचीत अचानक रुक जाती है। बाहर से कदमों की आहट सुनाई देती है और उसे सुनते ही डॉबी डर के मारे एक जोरदार क्रैक की आवाज के साथ गायब हो जाता है और हैरी वहीं अकेला रह जाता है, इस सस्पेंस में कि आखिर कौन आ रहा है। दरवाजे पे कौन था? प्रोफेसर डम्बलडोर और प्रोफेसर मैगोनॉगल। लेकिन वो अकेले नहीं थे, वो अपने साथ कुछ लेकर आ रहे थे जो इस बात का पक्का सबूत था कि डॉबी की हर एक चेतावनी सच थी। वो एक बिस्तर पर कुछ ऐसा रखते हैं जो दूर से देखने में एक मूर्ति जैसा लगता है। अब खतरा सिर्फ एक चेतावनी नहीं रह गया था, वो एक हकीकत बन चुका था। आधी रात का समय और माहौल, आप समझ लीजिए, एकदम गंभीर है। ये जो धीमी धीमी आवाजें आ रही हैं ना, ये साफ बता रही हैं कि जो भी हुआ है वो बहुत गुप्त और खतरनाक है। इस दृश्य की हर चीज एक अनकहे डर की तरफ इशारा कर रही है। हम इस सीन को मुख्य पात्र की नजरों से देख रहे हैं और हमें क्या दिखता है? बस परछाइयां और एक अजीब सी गहरी खामोशी। सारा स्टाफ एक बिस्तर के पास इकट्ठा है जिस पर कोई मूर्ति जैसी चीज लेटी हुई है। अब सवाल ये उठता है कि ये है क्या और यहां आई कैसे? और फिर उस रहस्य से पर्दा उठता है। वो कोई मूर्ति नहीं बल्कि एक छात्र है, एक छात्र जो एकदम खौफनाक हालत में जम गया है। और बस ये एक लाइन, एक और हमला, ये सब कुछ साफ कर देती है। मतलब ये कोई अकेली बेतरतीब घटना नहीं है, ये एक बड़े चल रहे खतरे का हिस्सा है। संकट पहले से था और अब वो बिल्कुल सामने आ गया है। तो फिर अब वो सवाल आता है जो सबके दिमाग में चल रहा है, आखिर ये छात्र है कौन? और इस सवाल के बाद की जो खामोशी है ना, वो रहस्य को और भी गहरा बना देती है। और जब पता चलता है कि वो कॉलिन क्रीवी है तो समझ आता है कि खतरा कितना व्यक्तिगत है। ये कोई अनजान चेहरा नहीं है बल्कि एक ऐसा पात्र है जिसे हम पहले से जानते हैं। अचानक से ये हमला बहुत असली, बहुत करीबी महसूस होने लगता है। तो इस पीड़ित की हालत के लिए एक खास शब्द इस्तेमाल किया गया है, पेट्रिफाइड। इसका मतलब आइए समझ लेते हैं। इसका मतलब सिर्फ जम जाना नहीं होता। ये एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया है और आंखें वो खौफ से फटी की फटी रह गई हैं।
अब देखिए, सीन में कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे कि वो अंगूर का गुच्छा, उससे पता चलता है कि कॉलिन वहां था क्यों। वो हैरी से मिलने की कोशिश कर रहा था, जो इस पूरे हमले को सीधे कहानी के मुख्य पात्र से जोड़ देता है। यहां से कहानी एक जांच की तरफ मुड़ती है। अब पूरा ध्यान उस एक ही सबूत पर है जो पीड़ित के पास से मिला था। तो एक उम्मीद जगती है, शायद कैमरे में हमलावर की फोटो हो, लेकिन यह उम्मीद बहुत जल्दी टूट जाती है। जब डंबलडोर कैमरा खोलते हैं तो उससे भाप निकलती है, जले हुए प्लास्टिक की बदबू आती है। ये बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं है, बल्कि कुछ बहुत अजीब, कुछ जादुई लगता है। जरा सोचिए, सबूत का वो एक टुकड़ा जो सब हल कर सकता था, अब वो खुद एक पहेली बन गया है। कैमरा इस तरह से बर्बाद हुआ है जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण ही नहीं है। रहस्य सुलझने के बजाय अब और भी ज्यादा उलझ गया है। और जब सबूत ही खत्म हो जाता है, तब पात्रों को एक बहुत बड़े और डरावने नतीजे पे पहुंचना पड़ता है। प्रोफेसर मैकगोनागल वही सवाल पूछती हैं जो शायद हम सबके दिमाग में है, इसका क्या मतलब है एल्बस? और यह सवाल एक बहुत बड़े खुलासे के लिए मंच तैयार कर देता है। और फिर डंबलडोर वो लाइन कहते हैं जो सब कुछ बदल देती है। ये हमला अब सिर्फ एक अपराध नहीं रहा, ये एक पुरानी, एक भयानक किंवदंती का सच होना है, रहस्यों का तहखाना, जिसका मतलब साफ है कि कोई बहुत पुराना, बेकाबू जादू फिर से जाग गया है। तो इस सीन की जो असली प्रतिभा है ना, वो यही है। अब बात सिर्फ अपराधी को ढूंढने की नहीं रह गई है। देखिए, किसी की भी पहली प्रतिक्रिया यही होगी कि पूछा जाए ये किया किसने, और प्रोफेसर मैकगोनागल बिल्कुल यही करती हैं। एकदम स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। लेकिन डंबलडोर पूरी समस्या को एक नए नजरिए से देखते हैं। सवाल कौन से हटकर कैसे पर आ जाता है। आखिर ये हुआ कैसे? कोई छात्र पत्थर का कैसे बन सकता है? एक कैमरा अंदर से कैसे पिघल सकता है? ये छोटा सा बदलाव पूरी कहानी की दिशा ही बदल देता है। तो संक्षेप में ये एक सीन बड़े ही होशियारी से पूरी कहानी का रुख मोड़ देता है। ये एक साधारण किसने किया के रहस्य को एक बहुत ही जटिल, एक बहुत ही डरावने कैसे किया में बदल देता है। और ये सीन हमें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जाता है, किसी कहानी के लिए इस बात का क्या मतलब है जब कैसे किया गया ये किसने किया से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए। ये उस खतरे के बारे में क्या बताता है जिसका सामना पात्र कर रहे हैं, जब असली दुश्मन कोई इंसान नहीं बल्कि उसके पीछे का वो जादू है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता।